हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बेलमेंट किसको कहते हैं और प्लेज किसको कहते हैं। बेलमेंट इस सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। बेलमेंट ये फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव्ड हुआ जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट when the purpose is fulfilled the good has been returned or dealt with on the direction of one of the person who has delivered the goods। हम बेलमेंट का मतलब होता है कि गुड्स डिलीवर करना फॉर स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये गुड्स डिलीवर करना मतलब पोजीशन देना अपने गुड्स का दूसरे पर्सन को, और जब किस लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पर्पस जब फुलफिल हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए, तो वो रिटर्न करे। और इसको हम लोग बोलते हैं बेलमेंट। रिटर्न करे या तो फिर जिसने हमको गुड्स डिलीवर किए हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से सामने प्रोसीड करे या डिस्पोज ऑफ कर दे। बेलमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने हमारा टीवी रिपेयर सेंटर पे दिया, सर्विस सेंटर पे, और हम दे रहे हैं टीवी, तो हम कौन हो गए? बेलर हो गए। और स्पेसिफिक पर्पस है हमारा टीवी रिपेयर करना, और जो रिसीव कर रहा है टीवी वो बेली हो गया। जब ये टीवी रिपेयर करना अकम्प्लिश हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो वो हमको रिटर्न करेगा। और अगर हमने उसको कुछ गाइडलाइन दी कि नहीं, हमको एक्सचेंज करके दूसरा टीवी लेना है, तो वो वैसा प्रोसीड करेगा। इसको हम बेलमेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज होती है। फर्स्ट, जो ओनर होता है, जो गुड्स डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं बेलर। और जो गुड्स रिसीव करता है या जिसको गुड्स दिया जाता है उसको बोलते हैं बेली। व्हाट गुड्स कैन बी बेल्ड, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पहले भी कि बेलमेंट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो कौन से गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं? मूवेबल गुड्स ही पोजीशन में दूसरे के पोजीशन में दिए जा सकते हैं। करंट मनी, लीगल टेंडर और डिपॉजिटेड मनी को बेलमेंट में नहीं काउंट किया जाएगा, बेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि सेम मनी आपको रिटर्न नहीं मिलती है वापस। फर्स्ट इसेंशियल फीचर, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। डिलीवरी ऑफ पोजीशन मीन्स कि गुड्स डिलीवर होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक टू फ्रॉम बेलर टू बेली, क्योंकि उसका स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होना चाहिए। डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, बेलर और बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि गुड्स का पर्पस फुलफिल होने के बाद आप मुझे रिटर्न करेंगे या मेरे अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसीड डिस्पोज ऑफ करेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो वो बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी को भी गुड्स दे दें और फिर उसके बाद वो रिटर्न करें तो वो बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने ही पड़ेंगे, कंसिडरेशन का आना ही चाहिए, उसमें दोनों का प्रॉफिट होना ही चाहिए। डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पस, अगर जिस भी गुड्स की हम डिलीवरी दे रहे हैं, जिसका भी हम पोजीशन दे रहे हैं, उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। और वो मकसद पर्पस पूरा होने के बाद जिसने हमको गुड्स दिए हैं उसको रिटर्न करना चाहिए। और अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा पर्पस पूरा हुआ और हम लेके हड़प के बैठ गए, अगर ऐसा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, पर्पस पूरा होने के बाद बेली बाउंड हो जाता है कि वो उसका गुड्स, बेलर का गुड्स रिटर्न करे, और अकॉर्डिंग टू हीज और हर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और अगर वो नहीं, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो रिटर्न करे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अप्लाई नहीं होता है। राइट्स ऑफ बेलर, डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, जितने भी फॉल्ट्स हैं, जो भी फॉल्ट्स हैं, बेलर का राइट है कि वो बेली के सामने उसको डिस्क्लोज कर दे। और अगर नहीं करता है तो बेलर लायबल हो जाता है इंडेमनीफाई करने के लिए, यानी कि कॉम्पनसेट करने के लिए जितने भी उसके थ्रू डैमेजेस या लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी से बाइक ली है और बी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि इसका ब्रेक फेल है, तो बी, और ए का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बी लायबल हो जाता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि उसने नहीं बताया था जो भी फॉल्ट है। बेयर एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे बेलर को पे करने पड़ेंगे, और जो नॉर्मल ऑर्डनरी एक्सपेंसेस है वो बेली ही पे करेगा।
और इन केस ऑफ ग्रेटिटियस बेलमेंट बेलर ही सारे नेसेसरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऑर्डनरी सारे पैसे बेलर ही पे करेगा इन केस ऑफ ग्रेटिटियस बेलमेंट। तो सेक्शन 159, इन केस ऑफ ग्रेटिटियस बेलमेंट बेलर कभी भी टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट। वो अगर स्पेसिफिक पर्पस और टाइम के लिए उसके पहले अगर उसने कर दिया तो बेलर इंडेमनीफाई हो जाएगा बेली को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन होगा। रिसीव बैक द गुड्स, बेलमेंट का जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो बेलर की ड्यूटी होती है कि वो अपने गुड्स वापस ले ले जब पर्पस पूरा हो जाए बेली का। और अगर बेलर नहीं लेता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि अभी नहीं, कुछ समय बाद लूँगा, तो बेली अपनी कस्टडी और केयर में वो गुड्स रखता है। तो जब बेली अपनी कस्टडी और केयर में वो गुड्स रखता है तो बेलर एंटाइटल हो जाता है कि वो कॉम्पनसेट करे जो भी उस चीज़ के लिए खर्चा लगा है गुड्स के लिए, उसकी केयर करने में या कुछ भी। तो बेलर एंटाइटल होता है उस बेली को कॉम्पनसेट करने के लिए जितने भी दिन उसके कस्टडी और केयर में रहेगा। तो ऑफ द बेलर, एनफोर्समेंट, फर्स्ट पॉइंट है एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। अगर बेली अपनी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ फुलफिल नहीं करता है तो बेलर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो एनफोर्स करा सके कोर्ट में जाके बेली की लाइबिलिटी और ड्यूटी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153, इफ द बेली डज एनीथिंग विच is inconsistent with the terms of bailment, then the bailor can terminate। अगर बेली कोई भी ऐसी हरकत करता है या कोई भी ऐसी चीज़ करता है जो टर्म और कंडीशंस के अलग है, विरुद्ध है, तो वो बेलर के पास इतना राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न ऑफ गुड्स लेंड ग्रेटिटियसली, अगर आपको ग्रेटिटियसली कोई गुड्स दिया गया है तो बेलर का पूरा पूरा राइट है कि वो ले सकता है कभी भी, आपके स्पेसिफिक पर्पस के टर्म और कंडीशन फुलफिल होने के पहले भी ले सकता है वो, क्योंकि फिर चाहे उसको कॉम्पनसेट करना पड़े तो पड़े, लेकिन उसका राइट है कि वो ले सकता है। राइट्स ऑफ द बेली, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 166, इफ द बेलर हैज़ नो टाइटल ऑफ टू द गुड्स बेल्ड, देन द बेली इन गुड फेथ कैन डिलीवर। अगर बेलर ने कोई टाइटल नहीं दिया है जो गुड्स उसने डिलीवर किए हैं तो बेली भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिटर्न बैक तो करेगा बेलर को, बट अगर कोई लॉस होता है तो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिलीवरी के लिए। प्लेज, सेक्शन 172 में डिफाइन किया गया है, काइंड ऑफ बेलमेंट ही है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज ए ने बी से 100 रुपीज़ बोरो किए और इन रिटर्न ए अपनी वॉच रख के जा रहा है बी के पास एज अ सिक्योरिटी। वो बोलता है कि जब मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा तब आपको वॉच, अपनी वॉच लेके जाऊंगा। तो इस केस में क्या हुआ, वॉच का बेलमेंट हो रहा है बट एज अ सिक्योरिटी उसने रखा हुआ है। अब हम सेक्शन 172 के हिसाब से प्लेज की डेफिनेशन देखेंगे। अ प्लेज कैन बी डिफाइंड एज दैट स्पेशल फॉर्म ऑफ बेलमेंट इन विच गुड्स आर बेल्ड एज सिक्योरिटी बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। केस में क्या होता है, जो पार्टी डिपॉजिट करती है गुड्स मतलब बेलर, उसको हम पाउनर बोलते हैं, और जो पार्टी पोजेशन में लेती है गुड्स यानी कि बेली, उसको पाउनी बोलते हैं। जिसके पास गुड्स डिपॉजिट किए जाते हैं वो बेली, और पाउनी बोलेंगे प्लेस में, और जो डिपॉजिट करता है वो पाउनर। कैन बी प्लेस एनी मूवेबल आइटम सच एज एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल रिसिप्ट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड सो ऑन। जो भी मूवेबल आइटम्स आपके हैं, वैल्यूएबल रिसिप्ट्स हैं, वो सब आप एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर सकते हैं। हमने बेलमेंट में देखा था मूवेबल आइटम्स हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे हम एज अ सिक्योरिटी आप यहाँ पे रख सकते हैं जब तक के लिए आपका रिपेमेंट ऑफ लोन फुलफिलमेंट नहीं हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ अमाउंट लेंट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ये एक तरीके से कर्जा लेना होता है, आप अगर अपनी कोई भी मूवेबल आइटम्स को गिरवी रख के और पैसा लेना। प्लेज मतलब वही, ये काइंड ऑफ बेलमेंट है। और लास्ट इसमें हम लोगों ने देखा था कि मूवेबल आइटम का पोजेशन दिया जाता है, इसमें भी पोजेशन होता है बट आपको कुछ अमाउंट, कोई भी आपका मूवेबल गुड्स जो है सिक्योर रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी यहाँ पे, कि जब आप उतना पेमेंट कर देंगे या कुछ कर देंगे, पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप अपना गुड्स लेके जाएंगे
ये प्लेज में होता है। एक्ट ऑफ प्लेज में जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने गिरवी रखी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बहुत पुराने ज़माने का घर हो और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने उसके पेपर्स गिरवी रख दिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कोलेट्रल होना चाहिए और जो भी हम लोगों ने मनी लेंड की है गिरवी रखने के बाद जो तो सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करना चाहिए। होपफुली आपको बेलमेंट और प्लेज ये टॉपिक समझा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।